चलिए भाई देखिए, ध्यान से समझिएगा। शुरुआत यहां से करते हैं, कक्षक, फिर इसके बाद उपकोष, इसके बाद कोष। ठीक है, कक्षक, उपकोष और कोष। कक्षक को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्बिटल, लिखना नहीं आज, सिर्फ समझना है। उपकोष को क्या कहते हैं? सब सेल, और इसको कहते हैं सेल। जो आपको जरूरत का लगे सो लिख लियो अपनो। अब पहले समझ लो ध्यान से, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो कक्षक की परिभाषा, तो देखो कक्षक की परिभाषा तुम्हें याद रहे या ना रहे, इतना भर याद कर लो कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है ना, कक्षक में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब सबको पता होगा, नाभिक हो गया, ये नाभिक के चारों ओर को चक्कर लगाओ, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये अपन को पता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इसकी परिभाषा देखियो, नाभिक के चारों ओर का, ये पूरी कक्षा बनाएंगे तो गोल हो जाएगी। नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र, त्रिविमीय माने तीन दिशाओं में, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है उसे कक्षक कहते हैं। हो गई परिभाषा? तो थोड़ा अगर दिमाग लगा के याद की रहेंगे तो हमेशा याद रहेगी। कक्षक में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। अब दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है? तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। बस शुरुआत करते बन गई ना। कई लोग कहते हैं सर जी शुरुआत करत बन जाए तो हमें पूरी परिभाषा बन जाती है। तो वही है, नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है या संभावना अधिक होती है उसे कक्षक कहते हैं। क्लियर सबको? कक्षक चार प्रकार के, कौन कौन? एस, पी, डी, एफ, है ना। एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। अब इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा, पहले कक्षक को पढ़ लो अच्छे से। एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। एस कक्षक की आकृति कैसी? हाँ, गोलाकार। ठीक है, एस कक्षक की आकृति गोलाकार। पी कक्षक की आकृति डम्बुलाकार। ठीक है, डम्बुलाकार। जैसे मान लो हम बनावे, ये बना दिया तो ये डम्बल हो गया। तो डम्बुलाकार किसकी आकृति है? पी कक्षक की। डी कक्षक की, हाँ, द्विडम्बुलाकार। देखो याद रखना बहुत सरल है, अगर सही से पढ़ते जाइए याद रखना सरल। द्विडम्बुलाकार। अब कोई क्या सर जी इसकी आकृति बना के दिखाओ। दो डम्बल बना दिए तो ये होगा डी कक्षक। एफ कक्षक की आकृति अनिश्चित। आकृति याद हो गई? एस कक्षक की गोलाकार, पी कक्षक की डम्बलाकार, डी कक्षक की द्विडम्बलाकार और एफ कक्षक की आकृति अनिश्चित होती है। अब देखो, एस कक्षक एक प्रकार का होता है अकेला, पी कक्षक तीन प्रकार के। कोई कहे तीनों के नाम बताओ, तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड। याद रखो सरल है, तीन अक्ष होती, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो देखो पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, कोई कहे पी एक्स की संरचना बना के बताओ। संरचना, तो देखो अभी जो संरचना बनाई थी ना, आप सबको पता ये अक्ष कौन सी है? वाई, और ये अक्ष कौन सी है? तो ये जो अपना डंबल है वो कौन अक्ष में है? एक्स अक्ष में। तो ये किसकी संरचना है? पी एक्स की। अगर यही डंबल ऐसो बना देवे तो सबको पता ये कौन सा है? वाई। ये कौन सा है? किसकी संरचना हो गई? पी वाई की। अब पी जेड बनाना हो तो पी जेड में ये हो गई जेड अक्ष, इसमें डंबल बना दो तो ये पी जेड हो जाएगा। पीछे सबको समझ में आ गया ना? तो ये देखो इसकी संरचना याद रखना बहुत सरल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जौन सा लगा हो उसी में बनाना। एक्स में है तो एक्स में बना दो, वाई में है तो वाई में बना दो, जेड में है तो जेड में बना दो। अब आते हैं डी में। डी कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। इनको देखो, देखो भाई 5 प्रकार में 3 तो याद रखो बहुत सरल,
कैसे, डी एक्स वाई, तो दूसरा डी वाई जेड, तीसरा डी जेड एक्स। तीन तो याद हो गए। जब तीन याद हो गए तो दो में थोड़ा सा दिमाग लगा लो। चौथा है डी एक्स स्क्वायर माइनस, और लास्ट में देखो तुरंत के तुरंत याद करते जाना, घर पे पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं रहता, जितना याद कर सको यही याद कर लो। याद हो गए, तीन याद कर वो सरल है। एक याद कर लो डी एक्स वाई, अगले वाले में वाई जेड, अगले वाले में जेड एक्स, अगले वाले में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लास्ट वाले में डी जेड स्क्वायर। ठीक है, देखो वो कहे सर जी संरचना और हमें बता दो, तो संरचना तीनों की एक जैसी, चाहे डी एक्स वाई हो गए, चाहे डी वाई जेड हो, चाहे डी जेड एक्स हो, तीनों की संरचना ऐसे ही बनती है। अब मान लो अपन ने इसको बनाया, तो यहां एक्स लिख दो, यहां वाई लिख दो। कोई कहे सर जी हमने इसको बनाया, एक जगह जेड लिख दो, सही है ना। कोई कहे सर जी हमने तीसरे वाले को बनाया, एक जगह क्या लिख दो। अब वो आप जानते हो सभी एक दूसरे के लंबवत होती 90 अंश पर। तुम कहो सर जी एक्स तो यहां होता है, आपने यहां क्यों लिख दिया, कहूं लिखत रहो, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां लिख दो। कोई कहे सर जी ऐसा ना लिखे, हम यहां एक्स लिख दें यहां जेड लिख दें, तो उसका भी सही है। तीनों संरचना याद हो गई। अब बची चौथी और पांचवी, तो देखो चौथी वाली ये हो गई चौथी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक अक्ष एक्स हो गई और एक कैसी हो गई वाई, ये हो गई। लास्ट बची डी जेड स्क्वायर, तो इसको देखो ये हो गई डी जेड स्क्वायर की। देखो ये वाली संरचना अपन बचपन में बनाते रहे, साड़ी की किनारी है ना, ऐसी बनाए करते। तो ये तो हो गई तीन, तो यही में पड़ गई। इसके बाद चौथी, इसको याद कर लो। देखो अब की बार पहले ऐसा खाली जगह में बनाई थी, अब की बार रेखाओं में बना दो, तो देखो अब की बार रेखाओं में बना दिया, ये भी हो गया अपना। लास्ट वाली बचती डी जेड स्क्वायर, तो डी जेड स्क्वायर में किसी को लगे फिर से बना लो। देखो इस प्रकार बना दिया। बनाने के बाद यहां पे ये संरचना होती है डी जेड स्क्वायर की। अब कोई कहे सर जी एक्स लिखेंगे कि वाई लिखेंगे कि जेड लिखेंगे, तो देखो एक तो पक्का है जेड लिखना है। अब जेड तुम चाहे ऊपर लिख दो चाहे नीचे लिख दो, जहां तुम्हारी इच्छा हो। मान लो हमने यहां जेड लिख दिया, अब एक ही बचो एक्स या वाई, तो यहां चाहे आप एक्स लिख सकते हैं तब भी सही है, वाई लिख दो तब भी सही है, लिखना एक ही। बात समझ में आ गई। देखो कोई कहे यहां एक्स लिखें, तो हम कहें यहां जेड लिख दो। कोई कहे नहीं सर जी हम यहां एक्स लिखेंगे, तो हम कहेंगे यहां जेड लिख दो। कोई कहे नहीं यहां एक्स नहीं लिखेंगे यहां वाई लिख दे, तब भी सही है उसका। ठीक है। एफ कक्षक की आकृति कैसी, जिसकी आकृति निश्चित नहीं है उसकी संरचना बना पाओगे क्या, तो इसकी संरचना नहीं होती। जब संरचना नहीं बनेगी तो इसका नाम भी नहीं होता। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। तो देखो प्रकार भर याद रखने कि एफ कक्षक कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। ना तो इनका कोई नाम होगा, क्यों नाम नहीं होगा, क्योंकि आकृति कैसी है, जब उसकी आकृति नहीं बनेगी, तो जब आकृति नहीं बनेगी तो उसका नाम भी नहीं हो सकता। तो इसके नाम याद नहीं करना है, कितने होते हैं, 7 प्रकार। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कक्षक के बारे में। तो कक्षक की परिभाषा बोलो। कौन सा क्षेत्र, त्रिविमीय क्षेत्र, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है। कक्षक कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, एस पी डी और एफ। एस कितने प्रकार का, 1, पी 3, एफ 7 और डी 5 प्रकार के। नाम याद हो गए। ठीक है, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखो ये छोटी छोटी बातें, हम इसी में अगर हम आपको दिमाग देने लगे तो वो सब फालतू की चीजें हैं। हम कहें, कोई कहे सर जी हम यही भूल जाएंगे 1 3 5 7, तो वैसे भूलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये क्रम से विषम संख्या लिखी, नहीं लिखी 1 3 5 7 विषम है, 1 3 5 7। ये एस का हो गया, ये पी का हो गया, ये डी का हो गया, ये एफ का हो गया। तो याद रख लो एफ के कितने प्रकार, 7, डी के कितने 5, पी के 3, एस के 1। ठीक,
अब देखिए उपकोष के बारे में आ गए। मेन परिभाषा इसी की है कक्षक की। उपकोष की परिभाषा है कक्षकों से मिलकर उपकोष बनते हैं। हो गई परिभाषा। तो अगर उपकोष की परिभाषा पेपर में लिखने को आए तो अपन ये लिखेंगे उपकोष कक्षकों से मिलकर बनते हैं। याद रहेगा, उपकोष कक्षकों से मिलकर बनते हैं। कोष याद रख लो, कोष उपकोषों से मिलकर बनते हैं। तो जब भी आप परिभाषा याद करो, रिवीजन करो, तीनों की एक साथ याद किया करो। कक्षक की याद कर लो, कक्षकों से मिलकर क्या बनते हैं? उपकोष, और उपकोष से मिलकर कोष। क्लियर है इतना? देखो कक्षक 4 प्रकार के, उपकोष भी 4 प्रकार के, एस, पी, डी और एफ। ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पेपर में परिभाषा आ गई कि एस उपकोष की परिभाषा लिख दो, एस उपकोष की या पी उपकोष की। तो देखो मेन परिभाषा आपने याद कर ली कि उपकोष किससे मिलकर बनेंगे? कक्षकों से मिलकर उपकोष बनेंगे। अब मान लो एस उपकोष की परिभाषा लिखने को आ गई तो तुम दिमाग लगाओ, उपकोष किससे मिलकर बनेंगे? कक्षक। कौन से कक्षक? एस कितने हैं? 1। तो आप लिखोगे एस उपकोष में केवल एक एस कक्षक होता है। हो गई? क्योंकि उपकोष किससे मिलकर बनेगा? कक्षक से। कौन सा कक्षक? एस कक्षक। अब एस कक्षक कितना है? एक ही तो है। तो आप लिखोगे एस उपकोष में केवल एक एस कक्षक होता है। बात क्लियर? अब इसमें आ जाओ दूसरे नंबर पे, पी उपकोष किससे मिलकर बनेगा? कक्षक से। कौन सा कक्षक? पी कक्षक। कितने हैं? तो अपन लिखेंगे 3 पी कक्षक मिलकर क्या बनाएंगे? पी उपकोष बनाएंगे। बात सबको समझ में आ गई? अब अगर हम आपसे पूछें, आपने लिखा 3 पी कक्षक, कौन से हैं 3 पी कक्षक? पी एक्स, पी वाई और, तो अगर कोई पूछ ले तो पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड। क्लियर? अब ये अपने आप बन जाएगी। क्या लिखोगे इसमें? कितने? 5 डी कक्षक। कौन कौन से? ये है ना? कौन कौन बोलो? मिलकर क्या बनाएंगे? डी उपकोष बनाएंगे। एफ वाले में कितने? इसमें 5 मिलके, इसमें उपकोष की परिभाषा याद हो गई। कितने प्रकार की, उनकी परिभाषा भी याद हो गई। याद हो गई ना सबको? ठीक है। आगे बढ़ते हैं कोष में। कोष की तो सिंपल परिभाषा, कोष किससे मिलकर? कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। ठीक है। अब कोई कहे सर जी गिन के बताओ, 7 प्रकार के कोष हमने तो नहीं देखे। तो जो आप आवर्त सारणी पढ़ोगे, आवर्त सारणी एक पूरा चैप्टर है, हम पढ़ाएंगे 3रा। तो जो आवर्त सारणी है उसमें इतना सबको पता रहता है। फर्स्ट ए में आप याद करते हो है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। हमने आपको याद करवाया कोष कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये पहला कोष, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां। 7 से ज्यादा नहीं होते। 7 से कम तो हो सकते हैं। जैसे कोई कहे सेकेंड डे, तो सेकेंड डे में कौन है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। इतना ही तो है। अगर आप गिनो तो ये 6 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये कितने हैं? 7। तो 7 से ज्यादा कभी नहीं होते। 7 से ज्यादा कभी नहीं होते। क्यों? क्योंकि कोष की संख्या कितनी होती है? तो ये जो है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, इनको आवर्त कहते हैं। आवर्त। तो कोष की संख्या कितनी है? 7। आवर्त सारणी में जो आवर्त होते हैं वही कोष कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? तो कोई पूछे परिभाषा तो क्या बताओगे? परिभाषा, कोष की परिभाषा उपकोषों से मिलकर बनते हैं। लेकिन अब आप सोचो कि हमने तो देखा ही नहीं कोष होते कहां हैं। तो हमने बताया है आवर्त सारणी में जो आवर्त होते हैं ना, कितने आवर्त होते हैं? 7। तो जो आवर्त सारणी में आवर्त हैं वही क्या हैं? कोष। क्लियर हो गया?
कोई कहे क्यों, तो देखो कोष की संख्या भी 7 है और आवर्तों की संख्या भी कितनी है, 7। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पहले पाठ में, जिसने पहला पाठ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पहले पाठ में कुछ नियम हैं, आपको ध्यान आया होगा। किसका? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गैलू-सैक का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, हाँ, गुणित अनुपात का नियम। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है पहले पाठ में। अच्छा, दूसरा नॉर्मलता, मूलरता, मूलल। असली केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है। तो यहां देखो आपने कक्षक पढ़ ले, तो कोष पढ़ लिया, कोष पढ़ लिया। आगे देखिए, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। एक कक्षक है, एक कक्षक, कक्षक माने कमरा, एक कक्षक, कक्षक माने कमरा। तो एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। ठीक है, एक कक्षक में, ये कक्षक है, इसमें कोई पूछे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एक की दिशा ऊपर की होगी तो एक की दिशा नीचे की तरफ होगी। ठीक है, अगर कोई ज्यादा गहराई से पूछ ले कि अच्छा इलेक्ट्रॉन एक ऊपर की ओर जाता है तो एक नीचे की ओर जाता है क्या? ऐसा नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन घूमता है घड़ी के चलने की दिशा में, तो एक घूमता है घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में। तो दिशा उल्टी हो गई ना एक दूसरे की, एक घड़ी के चलने की दिशा में, एक घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में। तो ऐसा तो हम यहां दर्शा नहीं सकते हैं, तो एक की दिशा हम ऊपर की तरफ कर देते हैं, एक की दिशा कहां कर देते हैं? नीचे की तरफ। बात क्लियर हो गई। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम आपसे कहें हमको पी उपकोष बनाना है, पी उपकोष बनाना है, तो तुम बताओ पी उपकोष कैसे बनेगा? कितने कक्षक मिलाएंगे? कितने कक्षक मिलाएंगे? 3 मिलाएंगे। देखो इधर बताओ जल्दी, कितने मिलाएंगे? 3 ही तो मिलाएंगे ना। पी उपकोष बनाने कितने कक्षक मिलेंगे? 3। तो देखो 3 मिला दिए, 1 2 3, 1 2 3 हो गए। नीचे जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? पी उपकोष। पीछे समझ में आया सबको? जैसे मान लो कोई हमसे कहे एस बना दो, एस। अब ये नहीं कहा कि एस कक्षक बना दो कि एस उपकोष बना दो। अगर एस कक्षक कहेगा तब भी एक ही बनना है, और एस उपकोष कहेगा तब भी एक ही बनना है, क्योंकि एस उपकोष में एक ही तो एस कक्षक होता है। तो ये बना दिया अपन ने एस उपकोष, या इसी को कह सकते हैं एस कक्षक। ठीक है, ये हो गया पी। अगर कोई कहे डी उपकोष बनाओ, डी उपकोष, बताओ कितने कक्षक? 5। 5 अंक मिला दो, 1 2 3 4 5 हो गए। 1 2 3 4 5। तो ये जिस प्रकार बनाते हैं ये आपको समझ में आ गया। यहां अगर हम कक्षक लिख दें तो सही है कि गलत है? बताओ, अगर यहां हमने डी कक्षक लिख दिया, सही है कि गलत है? गलत है, गलत है ना। कक्षक का मतलब एक कमरा। तो इसको अगर हटा के अगर देखें, ये सब हटा दो, तो आप यहां कक्षक लिख सकते हो। लेकिन सब मिल गए ना, और मिल गए तो कक्षक रहेगा कि उपकोष बन जाएगा? तो यहां कक्षक कभी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? उपकोष। क्लियर हो गई इतनी बात? आपको पता है एक कमरा में 2 इलेक्ट्रॉन बन सकता, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे पी उपकोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 2 ही में, 2 ही में कितने हो गए? तो सबको पता होगा पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। पी में 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर कोई कहे पूरा सेंटेंस पूरा करो ना, तो अपन कहेंगे पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। सही है। अगर हम कहते पी कक्षक में, तो पी कक्षक, अगर एक कक्षक होगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बने, और ऐसे कितने हो जाएंगे? 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6। तो देखो सीधा सीधा याद करते हैं सब लोग। एस में कितने बनते हैं? 2। पी में कितने? 6। अब समझ में आ गई? 2 2 2, तो टोटल हो गए 6। डी में कितने? 10। एफ में कितने? 14, क्योंकि 7 होते हैं, 2 2 भरेंगे तो 14 हो गए। ठीक, आपका ये नियम है आप बाऊ का नियम।
ऑफ-बाउ का नियम। अब सुनिए, ऑफ-बाउ के नियम में नियम कहता है किसी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। याद हुआ? पहले तो नियम याद कर लो। क्या बोला शुरू में? किसी उपकोष के कक्षक में। अब कोई कहे सर जी उपकोष पहले बोल रहे हैं आप, कक्षक बाद में बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? तो देखो, जैसे मान लो ये पी उपकोष है, 3 भाग होंगे पी उपकोष के। अब कक्षक देखो, ये तो हो गया पूरा उपकोष। उपकोष के अंदर क्या है? कक्षक। उपकोष के अंदर क्या है? कक्षक। तो अपनी परिभाषा भी तो है, किसी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। याद हो गया? फिर से बताइए। किसी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। याद हो गया? अब देखो, सबसे पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर 3s, फिर 3p। ठीक है, ये सब लोग पढ़ते हैं। देखो, ये जरूर आना चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाता है। ये सबको जरूर सीखना है। अब जैसे मान लो, हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि मान लो हमने इतना लिखा है, 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s और 3p। अब हमको इलेक्ट्रॉन भरना है, तो आप सबने पढ़ लिया, s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, p में कितने? s में कितने? फिर से 2, p में कितने? s में कितने? p में कितने? अगर कहीं d लिखा होता तो, कहीं f लिखा होता तो 14। इनसे ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन कम तो हो सकते हैं। जैसे मान लो इतना लिखा है, कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? गिनो। 2, 2 4, 6 10, 2 12 और 6 18। इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 है। मान लो हम कहते हैं हमें 17 इलेक्ट्रॉन तक का बनाना है, तो यहां 6 ना करके कितने कर दो? 5। बात आई समझ में? हम कहें नहीं हमें 19 इलेक्ट्रॉन का बनाना है, तो यहां कितना? 7 कर दोगे क्या? 6 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पी में बनते हैं 6, तो यहां तो 6 हो गए। फिर आगे बढ़ेंगे, 3p के बाद क्या आता है? 4s। तो एक बचा है, तो एक इसमें भर देंगे। बात समझ में आ रही? तो देखो, ये भरना तो सरल है, लेकिन ये क्रम से लिखते भर बन जावे, ये क्रम से लिखते भर बन जाए। तो देखो, ये थोड़ा और सिखा दें, इसके बाद कल आप लोग ऑफ-बाउ का नियम विस्तार से सिखा देंगे, समझा देंगे। ध्यान से देखिएगा। देखो, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ये कैसे लिखा जाता है? जब पहला नंबर रहेगा ना, पहला नंबर sp-df, sp-df, यही 4 कक्षक होते हैं, 4 उपकोष होते हैं। sp-df, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर। अपन याद रखने का तरीका सीख रहे हैं। s पहले नंबर पे, p दूसरे नंबर पे, d तीसरे नंबर पे, f चौथे नंबर। सबको ऐसे तो याद करा था, sp-df। ऐसा कोई याद ना करता होगा d, p, s, f, उल्टा सीधा क्रम से याद करते हैं। तो ये पहले पर, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर, ये चौथे पर। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, है दिल्ली पब्लिक स्कूल। देखो, याद रखना बहुत सरल। स्कूल, स्कूल 2 बार बोला ना, 2 बार बोलना है। पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ये भी 2 बार बोला। दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये भी 2 बार। फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो फिर माने एफ, दिल्ली पब्लिक स्कूल। जितना भी होगा इतने में सब निपट जाएगा आपका। याद रखना सरल है। स्कूल, स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब देखो, अब नंबर, मेन बात फंसती है नंबरों पर। तो नंबरों पर कोई बात नहीं फंसती। देखना, पहला नंबर तो पहले ही है। अब यहां एस में पहला तो हो गया, तो यहां 2 ही तो आएगा भाई। 1s तो हो चुका, तो अब दूसरा ही नंबर तो आएगा इसका। अब जैसे p, तो कोई कहे सर जी p में हम 1 लिखेंगे कि 2 लिखेंगे? तो तुम जो देखो, p की शुरुआत कौन से नंबर से? दूसरे नंबर से, तो यहां 2 आएगा। सबको समझ में आया ना? अब देखो आगे चढ़े, यहां 2s लिखा है। अब कौन सा s? आगे बढ़ेंगे 3s। 2p हो गए, कौन सा p? आगे बढ़ जाओ 3p। 3s हो गए, आगे बढ़ जाओ 4s। अब d पे आ गए। हाँ हाँ,
कोई कहे 1D लिखेंगे कि 2D लिखेंगे कि 3D, तो D कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे। तो इसकी शुरुआत कितने से? सरल हो गया, देखो 3D। फिर इसके बाद कौन सा P? 3P हो गए। आगे बढ़े 4P, कौन सा S? 5S। समझ में आ गई? कौन सा D? 3D हो गए तो आगे बढ़ने 4D। P कौन सा? 4P हो गए तो 5P। S कौन सा? F कौन सा? F कौन से नंबर पे? तो बस चौथे से शुरुआत करते हैं। D कौन सा? D कौन सा? बन जाए ना। अब मान लो अपन के इलेक्ट्रॉन भरे के लाने आ जाए, कोई कहते 40 को बनाओ, 42 को बनाओ, 50 को बनाओ, 60 को बनाओ, तो हम गिना जाओ 2 इसमें, 2 इसमें, 6 इसमें, 2 6 2 10 6 2 10 6 2 14, अपने गिना जाओ जितने का बनाना। कोई कहते हमें तो 5 को बनाने, 5 का 2 हो गए, 2 हो गए 4, इधर कितना बचा? 5 को बन जाए। ठीक है। और अगर हमने यहाँ 6 लिख दिया तो कितने का बन गया? 6 2 8 और 2 10। बात क्लियर हो गई? तो देखो घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आपका सिर्फ काम इतना है 1 से लेके 30 तक के जो परमाणु क्रमांक है उनको याद भी करना है और उनके यही बनाने हैं SPDF। बन जाएंगे सबको? ठीक है। जिसको अगर कोई समस्या हुई तो इसमें दोबारा देख सकते हैं और फिर भी हमसे कल आके पूछ सकते हैं। ठीक, अब आप लोग जा सकते हैं।